Good morning, class. Today we are going to start a new chapter today, that is system of particles. Basically, this chapter consisting of two major topics. One is center of mass and the another is rotational motion. If I see the previous year problems, I can find very easily that every year 3 to 5 questions are coming out of this portion. 3 to 5 questions is really a very, if I say, it's a very big proportion for just single one chapter, that is system of particle. So let's start. तो as I have already told you that system of particle जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसका मीन्स 2 चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं उनकी थोड़ी सी डिटेल लिख देता हूँ, उसके जो मेजर टॉपिक्स हैं. जैसे पहला पार्ट जो इसका होगा हमारा फर्स्ट 3 आवर्स का, उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे सेंटर ऑफ मास. इसके साथ साथ ये तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, इसके साथ साथ इसका थोड़ा एप्लीकेशन, मोमेंटम and after this we will going to study collisions plus explosions. तो बेसिकली ये सेंटर ऑफ मास एक कॉन्सेप्ट है, मोमेंटम भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इन दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ अप्लाई करेंगे हम कोलिजन्स एंड एक्सप्लोजन्स में. अगर मैं इसका वेटेज बोलूँ, हाँ पहले दूसरा बता देता हूँ. जो दूसरा मेजर टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज आपने सेंटर ऑफ मास पढ़ने के बाद इन फंडेज को लगाने के बाद, वी विल अप्लाई ऑल दीज 3 फंडाज इन रोटेशनल मोशन. वेटेज की अगर मैं बात करूं, इन AIPMT, so approximately again 3 to 5 problems, that is around 10%. ठीक है. अगर मैं इसकी लेवल की बात करूं कि इसके क्वेश्चंस का लेवल इज टफ है या इजी है, तो मैं इसको लिटिल बिट आई शुड से इट इज मीडियम टफ. लेकिन अगर एक बार आप समझ लेंगे इसके कॉन्सेप्ट्स, तो इनके क्वेश्चंस, क्योंकि बेसिकली मेडिकल में कुछ टफ आता ही नहीं है, दैट इज जस्ट सिंपल बेसिक एप्लीकेशंस और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. क्योंकि टाइम ही नहीं है, एक क्वेश्चन को 1 मिनट में करना है, तो वो ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपसे पूछ ही नहीं सकते हैं. लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों को कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाए, जो 1 मिनट भी हो सकता है अगर सही तरीके से जाए, और अगर आप उसको गलत तरीके से जाएंगे तो वो आपको 5 मिनट भी ले सकता है, वो आपसे ना भी हो. तो वही हमारी यहाँ पे इस चैप्टर में अप्रोच रहेगी, टू अंडरस्टैंड अगेन द मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक फ्रॉम द फर्स्ट थिंग, दैट इज सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है उसको डिराइव करने का एक रीजन था. रीजन क्या था देखते हैं. हेडिंग टू डाल लूं, सेंटर ऑफ मास. बेसिकली अगर मैं इस चैप्टर का नाम लूं, इसका नहीं, इससे सबसे मेन जो पहला NCERT का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जैसा इसका नाम वैसा काम है. मैकेनिक्स में अभी तक आपने क्या पढ़ा? आपने अभी तक एक्सेलरेशन निकालना सीखा न्यूटन्स लॉ से, उसके बाद एक्सेलरेशन की मदद से इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई और वेलोसिटीज़ निकाली, वेलोसिटीज़ की मदद से डिस्प्लेसमेंट वगैरह निकाला. तो ये अभी तक मैकेनिक्स का आपने जितना भी काम किया था, वहाँ पे आपने मेनली 3 वेरिएबल्स यूज़ किए थे, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन. और लेकिन इन तीनों को यूज़ करते टाइम हमने जो भी ऑब्जेक्ट लिया था उसकी डायमेंशंस को इग्नोर किया था. डायमेंशंस को इग्नोर करने का मतलब है हमने उस ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट की तरह ट्रीट किया था. जब भी आपसे कोई टीचर बोलता था कि बॉडी इज मूविंग और इधर, तो हमने अज्यूम किया कि दैट बॉडी इज एक्टिंग लाइक अ पॉइंट. हमने जब भी उसका एक्सेलरेशन लिखा, जो भी लिखी, सब पूरी बॉडी की एक ही वैल्यू लिखी. भाई ये बॉडी, अगर कोई ट्रक मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप तुरंत मान लेते थे कि हाँ वो पूरे ट्रक के हर पॉइंट का एक्सेलरेशन है. बट एक्चुअली में एक्सेलरेशन इज डिफाइंड फॉर अ पॉइंट. वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, ऑल ऑफ दिस क्वांटिटीज आर डिफाइंड फॉर अ सिंगल पॉइंट.
but a truck or any body which has a dimension contains many points. So it might be possible in some situations that the accelerations of different points of the same body can be different. Then how to deal with those kind of motions? That is where we are going to apply the concept of center of mass. तो मैं जो बोलना चाह रहा था आपसे कि क्या रीजन क्या था इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने का, वो ये है, कंसीडर ए रॉड. ये एक रॉड है, ये एक बॉडी. अगेन इट्स ए बॉडी. किसी बॉडी में अगर दो या दो से ज्यादा पार्टिकल है, देन दैट आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज सिस्टम ऑफ पार्टिकल. सिस्टम मतलब ग्रुप. ये रॉड है. अभी तक आपने क्या पढ़ा कि अगर ये रॉड है और इस रॉड का मास m है और आपने अगर इसको फोर्स लगाया इसके सपोज इस पॉइंट पे f मैग्नीट्यूड का, ठीक, तो फोर्स लगाते ही मुझे बता दो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा. अभी आपने पढ़ा है, बकर सर ने भी आपको पढ़ा है न्यूटन्स लॉ में कि फोर्स एक्सेलरेशन क्या होता है, ऑल द फोर्सेस अपॉन मास. अच्छा मैं क्लियर कर दूं, ये जो रॉड है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी है. ये मत सोचना कि ऐसे वर्टिकली रखी है तो गिर के, नहीं, ये हॉरिजॉन्टली रखी है और मैंने इसके किसी एक एंड पे फोर्स लगाया. ठीक, क्लियरली कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ बाय एम. लेकिन अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को क्लियरली ऑब्जर्व करूं तो ये बताओ, इस रॉड पे अगर आपने इसके कोने पे फोर्स लगाया तो ये रॉड क्या इस एक्सेलरेशन से मूव करेगी? नहीं, इस रॉड का तो कोई एक्सेलरेशन अभी इस स्टार्टिंग में डिफाइन करना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये रॉड जिस एंड पे आपने फोर्स लगाया होगा वो वाला एंड ज्यादा दूर मूव किया होगा, सबसे नीचे वाला एंड सबसे कम दूर किया होगा और बीच वाला एंड इन दोनों के बीच में कुछ किया होगा. तो हम देख रहे हैं कि जब हमने फोर्स लगाया एक्सेलरेशन की एक ही वैल्यू है, लेकिन इस बॉडी के तीन एक्सेलरेशंस दिख रहे हैं. ऊपर वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन a1, बीच वाले का a2 और नीचे वाले का a3. लेकिन आपने तीनों केस में फिर ये जो a निकाला था F by m, ये इनमें से कौन सा है, a1, a2 या a3? सो व्हाट इज द बेसिक रीजन फॉर सेंटर ऑफ मास इज ओनली दिस, कि अगर किसी भी बॉडी में तीन अलग अलग मल्टीपल पार्टिकल्स हैं तो फोर्स लगाने पे हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम नहीं आता है. और उसका रीजन है क्योंकि बॉडी के पास डायमेंशन है. अगेन एक और एग्जांपल, यही नहीं, अगर मैं इस फोर्स को यानी इस एरो को बिना इसकी मैग्नीट्यूड चेंज किए और बिना इसकी डायरेक्शन चेंज किए सिर्फ एक चीज चेंज करूं, क्या, वो ये, अगर इस फोर्स को मैं यहां लगाने के बजाय यहां लगाऊं, क्या दोनों फोर्स सेम है? हाँ, दोनों की डायरेक्शन सेम है. क्या दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है? हाँ, दोनों की लेंथ मैंने इक्वल बनाई, यानी दोनों फोर्सेस आर सेम. अगर फोर्स सेम है तो एक्सेलरेशन इस केस में भी क्या आना चाहिए, वही सेम फोर्स, तो एक्सेलरेशन भी सेम आना चाहिए. लेकिन अब अगर आप बॉडी का मोशन देखोगे तो पहले जो सेम फोर्स से पहले बॉडी का मोशन अलग था, अब उसी फोर्स से बॉडी का मोशन फिर से चेंज हो गया. अब क्या होगा, क्लियरली दिख रहा है हमें कि भाई जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं उनका एक्सेलरेशन ज्यादा है. यही पहले a1 डैश, a2 डैश एंड a3 डैश. वही पॉइंट A का एक्सेलरेशन पहले a1 था, फोर्स सेम है, मास सेम है, लेकिन एक्सेलरेशन a1. वही पॉइंट A, उसी रॉड को फोर्स सेम लगाया. देखो मैंने फोर्स सेम लगाया, फोर्स में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक चीज में चेंज है, फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में फर्क है. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फर्क करने से एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आता है, याद करो, वो सिर्फ फोर्स के चेंज होने से फर्क आता है. लेकिन इन दोनों केस में हमने देखा यही नहीं, ए नहीं, बी का ये जो बीच वाला पॉइंट है सी, इस सी का भी एक्सेलरेशन चेंज होगा. यानी बॉडी के हर पॉइंट का एक्सेलरेशन अलग अलग आ रहा है फोर्स सेम रखने पर भी. तो ये क्या क्या गड़बड़ है, क्या कुछ प्रॉब्लम न्यूटन्स लॉ में थी क्या? नहीं. लेट अस ट्राई टू अगेन लुक एट इट एट अ मोर बेटर वे. हाँ, ये पक्का सही कह रहे हैं आप, भाई ए का एक्सेलरेशन चेंज हो गया, सी का एक्सेलरेशन चेंज हो गया, लेकिन अगर मैं सिमेट्रिकली अगर मैं बोलूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं चाहे ऊपर फोर्स लगाऊं चाहे नीचे लगाऊं, बीच वाला तो
बीच वाला तो सेम एक्सेलेरेशन से चल रहा है, कह सकता हूँ क्या? कैन यू फील इट द सिमेट्री? चाहे मैं ऊपर लगाऊं फोर्स चाहे नीचे लगाऊं, बीच वाले पार्टिकल का एक्सेलेरेशन दोनों केस में सेम आएगा। और यही नहीं, बीच वाले का एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू है वो एक्चुअली में होगी F/m, जो आप अभी तक न्यूटन्स लॉ से निकालते हुए आए। तो इसका मतलब हम दो चीज़ें ध्यान रखेंगे। पहली बात तो जब भी एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल यानी एक बॉडी आ जाएगी, उस पर जब हम फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने के कारण उस बॉडी के हर पॉइंट का एक्सेलेरेशन अलग अलग हो सकता है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, फिर भी मैं मानता हूं हर पॉइंट का एक्सेलेरेशन अलग अलग हो सकता है, जो कि डिपेंड करेगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पे। लेकिन फिर भी उनमें एक पॉइंट ऐसा होगा जिसका एक्सेलेरेशन, जैसे इस केस में बीच वाला पॉइंट था, फोर्स में कहीं भी लगाऊं, एक्सेलेरेशन ऑफ दैट पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यानी एक ऐसा पॉइंट बॉडी की पेरिफेरी के अंदर जिसका एक्सेलेरेशन डिपेंड नहीं कर रहा फोर्स कहां लग रहा है, फोर्स कहीं भी लगाओ, उस पॉइंट का एक्सेलेरेशन तो वही रहना है जो पहले था। दैट इज, और दैट विल बी इक्वल टू, जो अभी तक हम अभी तक करते हुए हैं, दैट इज न्यूटन्स लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, एंड दैट विल बी इक्वल टू F/m। तो लॉजिकली समझ में आया सेंटर ऑफ मास क्या है? वो पॉइंट ही सेंटर ऑफ मास कहलाता है। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है बॉडी के अंदर जिसका एक्सेलेरेशन हमेशा फिक्स है, जिसका एक्सेलेरेशन चेंज नहीं होता अगर फोर्स चेंज ना करें तो। जिसका एक्सेलेरेशन चेंज नहीं होगा इवन इफ आई पुट फोर्सेज एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द बॉडी। दैट इज द most important property of that position called as center of mass. So let's write the first definition. सेंटर मास की डेफिनेशन आप अच्छे से सुने। मैं इसको डिक्टेट करूंगा, आप ध्यान से सुने। What is center of mass? Center of mass is a position. It's a position. अभी हम positions की बात करें ना, A, B, C, जैसे वहाँ B था, तो center of mass is a position. ठीक, center of, और इस position की क्या खासियत है, वो इसकी पहली definition है। Center of mass is a position whose inside the body, inside the periphery of the body. ठीक, क्योंकि बॉडी के अंदर की ही पोजीशन है। Whose acceleration is independent of point of application of force. फिर से कहता हूं मैं, सेंटर ऑफ मास इज ए पोजीशन जिसका एक्सेलेरेशन बॉडी पे लगने वाले फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड नहीं करता। दैट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। यानी अगर मैं कहीं पे भी फोर्स लगाऊं बॉडी में, अगर फोर्स सेम लगाता हूं तो उस पॉइंट, हर पॉइंट का एक्सेलेरेशन अलग हो सकता है, लेकिन उस पॉइंट का एक्सेलेरेशन अलग नहीं होगा, और उस पॉइंट को कहेंगे हम सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी। क्लियर? चलिए डेफिनेशन 2। ACM is independent of point of application of force. डेफिनेशन 2। अब आते हैं डेफिनेशन 2। देखो, बेसिकली वही रॉड लेता हूं मैं, आपने पहले ऊपर फोर्स लगाया था, नीचे लगाया था, लेकिन हमने देखा था बीच वाले पॉइंट का एक्सेलेरेशन हमेशा सेम होता है सिमेट्री से। अब अगर मैं ऐसा करूं, फोर्स को ना ऊपर लगाऊं ना नीचे लगाऊं, बीच में ही लगा दूं, सेम फोर्स है, बीच में लगाया मैंने, ऊपर लगाने से उधर जा रही थी, इधर लगाने से इधर जा रही थी, बीच में लगाने से क्या होगा? क्या होगा? बीच में लगाने से आई थिंक अगर बिल्कुल बीच में फोर्स लगाऊंगा तो ये रॉड किधर भी नहीं जाएगी, इट विल मूव सिंपली पैरेलली। यानी इस केस में मैं ये कह सकता हूं कि ये जो A1 था दैट विल बी इक्वल टू A2 एंड दैट विल बी इक्वल टू A3।
क्योंकि रॉड के बीच में फोर्स लगाने से रॉड को किसी एक साइड में टिल्ट करने का कोई रीजन ही नहीं है। द कंप्लीट रॉड विल मूव सिंपल इन अ ट्रांसलेशन पॉइंट। यानी अच्छा, ये ऐसा कब होगा? जब आपने फोर्स कहाँ लगाया? उसी पॉइंट पे लगाया जिस पॉइंट का एक्सेलेरेशन फोर्स लगाने से चेंज नहीं हो रहा था, अलग अलग फोर्स अलग अलग पॉइंट पे लगाने से। यानी दिस इज द सेकंड डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या कि ये बात सही है कि अगर मैं फोर्स को बॉडी में अलग पॉइंट पे लगाऊं तो अलग अलग टाइप का मोशन होता है बॉडी का, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जिसका हमेशा मोशन सेम होता है। एक और खासियत है, अगर आप वो फोर्स उसी पॉइंट पे लगा दोगे सेंटर ऑफ मास में, तो वो बॉडी का पूरा मोशन बिल्कुल सेम होगा। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि बॉडी बैलेंस हो जाएगी अगर आपने बीच में लगा दी, वही रीजन है। तो डेफिनेशन 2 ऑफ सेंटर ऑफ मास सेज, लिसन केयरफुली, definition 2 of center of mass says, if the force is applied on the center of mass, if the force is passing through the point of center of mass, or if the line of action of force is passing through the center of mass, then the body will have only translational motion. यानी अगर हम फोर्स को उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर दें, अगर मैं ऐसा फोर्स लगाऊं जिसकी लाइन बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, तो उस बॉडी के हर पॉइंट का एक्सेलरेशन या मोशन सेम होगा। क्लियर? और सही बात है, क्योंकि उस पॉइंट सेंटर ऑफ मास इज अ पोजीशन अबाउट विच द बॉडी इज बैलेंस्ड। उस पॉइंट पे अगर आपने फोर्स लगा दिया तो बॉडी का हर पॉइंट का एक्सेलरेशन विल बी सेम। Clear? So this is definition 2. क्या? If force is applied at center of mass, then what will happen? Body will perform pure translation. Definition number 2. ठीक? डेफिनेशन नंबर 1, सेंटर ऑफ मास इज ए पोजीशन जिसका एक्सेलरेशन फोर्स कहीं भी लगाओ फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेशन नंबर 2, अगर आपने फोर्स को कहीं भी नहीं लगा के सेंटर ऑफ मास में लगा दिया तो क्या होता है? बॉडी के हर पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम हो जाता है। बॉडी परफॉर्म प्योर ट्रांसलेशन मोशन। और किसके बराबर हो जाता है? एंड एक्सेलरेशन हर पॉइंट का सेम तो हो गया, a1 = a2 = a3, और ऑब्वियसली बात है सबका सेम हो गया, तो ये उस पॉइंट के भी बराबर हो गया होगा जो हमेशा सेम रहता है, और वो ये यानी ये, और उस पॉइंट का एक्सेलरेशन था सिंपल जो आपने अभी तक न्यूटन्स लॉ में निकाला था, F/m। क्लियर हुआ? दिस इज सेकंड डेफिनेशन। नाउ तो ये तो फंडे हुए कि भाई ये सेंटर ऑफ मास की खासियत हुई कि सेंटर ऑफ मास एक स्पेशल पोजीशन है बॉडी के अंदर जिसकी ये खासियतें हैं। अब लेकिन ये स्पेशल पोजीशन है कहाँ? यहाँ तो तुम्हें सिमेट्रिकली दिख गया कि भैया ये यहाँ रॉड है, रॉड के बीच में। लेकिन इसके अलावा अगर रॉड अगर ऐसी नहीं होती, अगर मैं बोलूं कि ये ऊपर वुड की रॉड है, आधी तो ये वुड है और आधी मेटल है, यानी वुड यानी हल्की रॉड ऊपर लगी, आधी तो रॉड हल्की है, आधी रॉड भारी है, तो क्या सेम फंडा होता? क्या तब भी मिड पॉइंट होता सेंटर ऑफ मास? चलो चेक करते हैं सेंटर ऑफ मास की क्या डेफिनेशन है। डेफिनेशन नंबर 2 क्या है कि अगर आप उस पॉइंट पे फोर्स लगाओ तो पूरी बॉडी का मोशन सेम होगा। लेकिन अब सोचो, अगर ऊपर वाला पार्ट इस रॉड का हल्का है और नीचे वाला पार्ट भारी है, और अगर मैं इसके बीच में भी फोर्स लगाऊं तो क्या इसका मोशन सेम होगा? मतलब इसका मोशन प्योर ट्रांसलेशन होगा क्या? नहीं। आप देख सकते हो कि अगर ऊपर हल्का है, नीचे भारी है, और अगर मैं बीच में लगाया कि तो इसका एक्सेलरेशन अभी भी सेम प्योर ट्रांसलेशन नहीं होगा। मुझे इस फोर्स को क्योंकि थोड़ा सा और भारी पॉइंट की तरफ लगाना पड़ेगा, तो बीच में किसी पॉइंट पे लगाने पे सीधी रॉड मूव करेगी। यानी सेंटर ऑफ मास जरूरी नहीं कि हमेशा बीच में आए। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, कैसे आएगा, दैट डिपेंड्स ऑन फ्यू फैक्टर्स। नाउ लेट अस फोकस ऑन दोस फ्यू फैक्टर्स। ऑब्वियसली बात है वो मास है, और दूसरा फैक्टर मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसे मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, वही डेफिनेशन नंबर 3 में आता है। आपने बताया था सपोज इस बॉडी के अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं और आपने फोर्स लगाया और हर पॉइंट का एक्सेलरेशन हुआ a1, किसी का a2 हुआ, किसी का a3 हुआ, ऐसे करके बहुत सारे होंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि
total force applied on the body should be equal to m1 into x a1, पहले वाले पार्ट का वास अगर m1 है, एक्सलेशन a1 है, प्लस m2 into a2 प्लस प्लस प्लस, ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और न्यूटन्स लॉ से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि दिस कैन ऑल्सो बी इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3, मतलब टोटल मास इनटू एक्सेलेरेशन। अभी तक तो हम यही करते आए ना, F इक्वल टू m इंटू ए, टोटल मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो टोटल मास मैंने एक साथ बस m1 m2 करके लिख दिया, लेकिन ये जो एक्सेलेरेशन होता था ये इनमें से किसका, इनमें से कौन से पॉइंट का है, सिर्फ सेंटर ऑफ मास का है। तो इन दोनों इक्वेशन, मतलब ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है भाई। ये भी फोर्स अगर आपने लगाया तो अगर सबका a1 a2 a3 आया तो सबका जोड़ दो, F के बराबर आना चाहिए। वही न्यूटन सेकंड लॉ से हमने ये देखा था कि अगर फोर्स लगाऊं तो टोटल मास इनटू एक्सेलेरेशन होता है, और वो एक्सेलेरेशन सेंटर मास के एक्सेलेरेशन के बराबर होता है। तो ये दोनों इक्वेशन को अगर मैं एक साथ कंबाइन करूं तो जो इक्वेशन आएगी वही इसकी डेफिनेशन 3 है। जरा देखो, यहां से आपके पास क्लियरली आ जाता है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 प्लस प्लस अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस प्लस प्लस। इस डेफिनेशन से दिस इज द बेसिक डेफिनेशन फॉर द सेंटर ऑफ मास। और ये ऐसी डेफिनेशन है जिसकी मदद से प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। ये ऐसी डेफिनेशंस हैं जिनकी मदद से आपको समझ में आएगा कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। आई थिंक मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया है। नाउ लेट्स गो टू इट्स एप्लीकेशन पार्ट। चलिए, तो हमने डेफिनेशन 3 में देखा, अभी प्रूव किया कि सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन हमने कैसे लिखा, ACM इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 प्लस 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 m1 प्लस m2 प्लस प्लस प्लस। ठीक, अब इसी चीज को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं टाइम के साथ तो ये क्या हो जाएगा, VCM। यहाँ पे भी भाई ये सब तो कॉन्स्टेंट्स हैं, इंटीग्रेट अगर मैं करते जाऊंगा तो वही a1 बन जाएगा v1, तो इट विल बिकम m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस 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 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस प्लस। इसको फिर से इंटीग्रेट कर दूं टाइम के साथ, तो लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेट करूंगा तो ये v बन जाएगी पोजीशन XCM इक्वल टू, इधर अगर मैं इंटीग्रेट किया, याद रखो ये एक्सेलरेशन सारे वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, तो एरो लगाने का मतलब है कि जब भी मैं एक्सेलरेशन लिखूंगा देन आई हैव टू टेक केयर ऑफ इट्स डायरेक्शन एज वेल। अगर ये एक पार्टिकल ऊपर ए से जा रहा है, एक पार्टिकल दाएं एक से जा रहा है, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन एक का लिखेंगे हम AI, ऊपर वाले का लिखेंगे AJ। क्वेश्चंस में हम देखेंगे। वैसे ही अगर ये वेक्टर इंटीग्रेट करेंगे तो वेक्टर ही मिलने वाला है, तो ये सारे भी क्या है वेक्टर्स, मतलब आपको सिर्फ वेलोसिटी भी विथ डायरेक्शन लिखनी है IJ और K। वैसे ही इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 x1 वेक्टर प्लस m2 x2 वेक्टर प्लस 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 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस प्लस। ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ये x1 वेक्टर, व्हाट इज दिस x1 वेक्टर, दिस इज पोजीशन ऑफ m1, पोजीशन। वैसे x2 क्या होगा, दिस इज पोजीशन ऑफ m2। तो पोजीशन आ रही है, सेंटर ऑफ मास क्या है बेसिकली, ये क्या लिखा हुआ है, ये समथिंग अपॉन समथिंग लिखा है, ऊपर कुछ लिखा है नीचे लिखा है। अगर सपोज m1 m2 m3 नहीं होते सारे, अगर मैं बराबर कर दूं तो ये क्या बन गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन n एवरेज। ये तो एवरेज है, तो सेंटर ऑफ मास इज एवरेज। लेकिन एवरेज में एक चीज और एडेड है, एवरेज के साथ एक मास, इस पोजीशन के साथ ये मास एडेड है, उस पोजीशन के साथ वो मास एडेड है। सो x इज एवरेज, नॉट जस्ट एवरेज, इट इज वेटेड एवरेज। एवरी पोजीशन ऑफ द बॉडी विल हैव अ वेट, द वेट विल डिपेंड ऑन द मास kept at that point. So what is center of mass? It is a position. Position which is average of positions, which is weighted average of positions. Clear? Weighted average of positions. यानी सेंटर ऑफ मास की जो डेफिनेशन है तीसरी, अगर मैं उसको इन नए शब्दों में ये भी बोल सकता हूं, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज द वेटेड मीन ऑफ डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ मास
ऑफ अ बॉडी और अ मास, वेटेड एवरेज। सेकेंड पॉइंट इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो सेंटर ऑफ मास है बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, it depends on how mass is distributed, uniformly, non-uniformly, in a circular form, rod form, whatever it is. So it depends, the position of center of mass depends on distribution. Clear? Second, third point, ये भी clear है, अगर ये average है, वो भी weighted average है, तो ये average यानी ये value center of mass की, ये किसकी तरफ होगी? जिसका weight ज़्यादा होगा, यानी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज मच मोर नियर टू दैट मास विच इज ग्रेटर। यानी ये एवरेज है, एवरेज में सपोज एक क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 में अगर मैं बात करूं 50 बच्चों के अगर 0 नंबर आए और 50 के 100 आए और अगर मैं एवरेज निकालूं तो एवरेज कितना आने वाला है? 50 ही आएगा। वहीं मैं अगर बोलूं उसी क्लास में 90 बच्चों के 100 आए और 10 बच्चों के 0 आए तो मेरा एवरेज 50 से किसकी तरफ जाएगा? 100 की तरफ जाएगा ना, क्योंकि वेट ऑफ यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट द सेम मार्क्स इज मोर इन 100। वही बोलो एक ऐसी क्लास है जिसमें 90 बच्चों के 0 आए, 10 बच्चों के 100 आए, तो पूरी क्लास का एवरेज किधर मूव करेगा? इट विल मूव मोर टुवर्ड 0। यानी जिस पोजीशन का वेट, जिस पोजीशन पे मास ज्यादा बड़ा होता है, सेंटर ऑफ मास उसी के पास होता है। काम की बात, सेंटर ऑफ मास लाइज मोर नियर टू द हैवियर मास, सेंटर ऑफ मास लाइज मोर, the position of center of mass lies more near to heavier mass। चलिए